क्या आपको पता है कि एमएसटी सीईटी में केमिस्ट्री ही वो सब्जेक्ट है जो आपको टॉप इंजीनियरिंग या फार्मेसी कॉलेज दिला सकता है या फिर आपकी रैंक नीचे गिरा सकता है। और सबसे बड़ी गलती पता है स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ 5-10 साल के पुराने क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमें उसके आगे भी जाना है, जो हमें करंट अभी शिफ्ट जो चल रहा है, अप्रैल हो गया या फिर मई शिफ्ट हो गया, उसके भी हमें क्वेश्चंस करने हैं। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि क्या हो रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, वो सब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं, नए टाइप के कुछ फार्मूलाज भी आ रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स के हो गए, स्ट्रक्चर्स वगैरह सब, वो सब चीज़ें आ रहा है। तो हमें वो एनालाइज करना है, इसलिए हम जो करंट क्वेश्चन चल रहे हैं वो भी करना है हमें अभी के लिए। अगर आपको नहीं पता कि अभी इस महीने शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप बाकी लाखों बच्चों से पीछे रह जाओगे। आप टेंशन मत लो, हम इसमें टॉप 10 में शिफ्ट के क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, साथ ही उसका ट्रिक भी देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, ताकि अगर आपको ये क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में आए तो आप उसे आसानी से कर पाओगे और आपके परसेंटाइल इंक्रीज हो जाएंगे उस केस में। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल एग्जिबिट बोथ फ्रैंकल एंड स्कॉटकी डिफेक्ट्स? तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन AgBr, NaCl, AgCl एंड KCl है। तो हमारे पास जो दो डिफेक्ट्स है उसमें फ्रैंकल डिफेक्ट है और दूसरा स्कॉटकी डिफेक्ट है। जो ये फ्रैंकल डिफेक्ट होता है वो ऑक्यूपाई करता है हमारे पास, कब ऑकर होता है वो, जब हमारे पास वो उसके कैटायन ऑक्यूपाई करते हैं इंटरस्टेशियल साइट। तो वो स्मॉल साइज वाले होते हैं, वो इंटरस्टेशियल साइट पे जाके बैठते हैं, तब वो फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाता है। और जो स्कॉटकी डिफेक्ट है वो कब ऑकर होता है? ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन फ्रॉम देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो उस केस में हमें क्या मिलता है? स्कॉटकी डिफेक्ट मिलता है। तो ये दोनों डिफेक्ट दिखाने वाला हमारे पास AgBr है, तो इसका आंसर ए करेक्ट है यहाँ पे। तो आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो इसका। Silver bromide is unique because it shows both Schottky and Frankel defects. Schottky defect occurs due to the absence of cation and anion from the lattice, while Frankel defects occur when ions, usually cations, occupy interstitial site. ठीक है। The next question है, what is the coordination number of central metal ion in a COEN2 Cl2 2+ is? तो आप इसका पॉज करके आंसर निकाल लो पहले। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ डोनर एटम्स, कि मेटल को कितने डोनर एटम्स डायरेक्टली अटैच है यहाँ पे। तो हमारे पास इथिलीन डायमाइन एक लिगैंड है जो कि कैसा है? बाइडेंटेड लिगैंड है, यानी कि अगर हमारे पास इथिलीन डायमाइन है तो दो लोन पेयर देने वाला है। ओके, तो एक इथिलीन डायमाइन दो लोन पेयर देगा, तो हमारे पास समझो दो यहाँ पे इथिलीन डायमाइन है, यानी कि टोटल कितने हो गए? 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने वाला है। ओके, देन दूसरा एक लिगैंड है हमारे पास, वो है Cl, क्लोराइड लिगैंड। तो एक Cl हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन देने वाला है? एक लोन पेयर देने वाला है वो, यानी कि हमारे पास दो अभी यहाँ पे Cl है, तो टोटल कितने हो गए इसके? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए उसके। तो इथिलीन डायमाइन के 4 हो गए और क्लोराइड के 2 हो गए। इस तरीके से हमारे पास 4 + 2 हो गया, यानी कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया, इसलिए हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है यहाँ पे। So ethylene diamine is a bidentate ligand. There are 2 En ligands, 2 × 2, 4 coordination sites, and 2 chloride ions. So 2 × 1, 2 coordination sites. So total coordination number is 4 + 2, यानी कि 6 हो गया हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल अमीनो एसिड? तो हमारे पास ऑप्शन दिया लाइसिन, वैलिन, एस्पार्टिक एसिड एंड अर्जिनिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो आएगा वैलिन, जो कि होता है न्यूट्रल, क्योंकि उसमें इक्वल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइनो ग्रुप होते हैं। देन जो लाइसिन है वो होता है बेसिक, और अर्जिनिन भी हमारा बेसिक होता है, और एस्पार्टिक एसिड हमारा एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। सो वैलिन इज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड बिकॉज इट हैज 1 अमीनो ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो लाइसिन एंड अर्जिनिन आर बेसिक, व्हाइल एस्पार्टिक एसिड इज अ एसिडिक इन नेचर, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.0693 मिनट इनवर्स. What is the half life of the reaction? तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है देखो पहले। जो रेट कांस्टेंट है हमारे पास वो फर्स्ट ऑर्डर का के से दिया है, के से दिया है, के इज इक्वल टू 0.0693 होगा वो मिनट इनवर्स। और जो हाफ लाइफ टाइम यानी कि टी हाफ पूछा है हमें वो निकालना है, तो हमें फॉर्मूला पता है हाफ लाइफ टाइम का, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं 0.693 अपॉन 0.0693। इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो पॉइंट आगे शिफ्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे,
तो हो जाएगा वो 0.693 इंटू 10⁻1, यानी कि वो कैंसिल हो गया। 10⁻1 जो है तो ऊपर लेके गया, तो यानी कि 10⁻1 हो गया वो, यानी 10 मिनट हमारा आंसर आ गया, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पे। तो हमारा आंसर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमर यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर्स। तो ऑप्शन दिया हमें पीवीसी, पॉलीस्टाइरिन, देन पीटीईएफ यानी टेफ्लॉन, देन पॉलीइथिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है हमारे पास ऑप्शन सी पीटीएफई, मतलब पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन टेफ्लॉन, यानी CF2 हमारे पास ये पॉलीमर है हमारे पास एन टाइम्स, ये यूज़ करते हैं वहाँ पे। क्यों ऐसे? क्योंकि पॉली टेट्राफ्लोरोइथिन कॉमनली नोन एज टेफ्लॉन इज यूज नॉन स्टिक कुकिंग ऑन कुकवेयर ड्यू टू इट्स हाई heat resistance and low friction properties. Next, what is the oxidation state of phosphorus in H3PO3? तो हमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, जो पता नहीं हमें तो X बोलते हैं हम उसे। एक हाइड्रोजन का चार्ज होता है +1 और एक ऑक्सीजन का चार्ज होता है हमें -2, और पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज हमारे पास कितना है? 0 है, मतलब न्यूट्रल है अभी के लिए मॉलिक्यूल हमारा। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 इंटू हाइड्रोजन का चार्ज कितना होता है +1, देन प्लस यहाँ पे फॉस्फोरस एक ही है तो 1 इंटू एक्स किया मैंने, प्लस यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है इसलिए 3 लिया मैंने, और एक चार्ज उसके ऊपर -2 है उसके, सो इज इक्वल टू 0। सो इसको सॉल्व किया हमने, 3 हाइड्रोजन थे, 3 इंटू +1 +3 हो गया, प्लस एक्स और ये -6 इज इक्वल टू 0, यानी कि x - 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू +3, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है। सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉस्फोरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर अ गैस इज 0.5 एटमॉस्फेयर पर मोलर इफ द पार्शियल प्रेशर इज 2 एटमॉस्फेयर, इट्स मोलैलिटी इज। तो हमें सबसे पहले क्या दिया है, देखो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया सबसे पहले, KH इज इक्वल टू 0.5 एटमॉस्फेयर पर मोलर, हेनरीज लॉ कांस्टेंट है हमारा वो। देन प्रेशर दिया हमें पार्शियल प्रेशर P इज इक्वल टू 2 एटमॉस्फेयर, और पूछा कि हमें मोलैलिटी जो हम स्मॉल m से दिखाते हैं। तो हमें हेनरीज लॉ पता है, क्या होता है वो हेनरीज लॉ? यस, वो होता है P इज इक्वल टू KH इंटू मोलैलिटी। सो हमें क्या निकालना है? मोलैलिटी। सो क्या करूँगा मैं, M इज इक्वल टू P अपॉन KH हो जाएगा वो, और यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। सो प्रेशर का वैल्यू दिया 2 अपॉन KH का वैल्यू 0.5, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों जगह पे, सो 20/5 हो गया। देन क्या आ गया इसका आंसर? 4 आ गया, यानी 4 मोलाल, जो कि हमें ऑप्शन ए में मिल रहा है 4 मोलाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है पता है, जो डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि उसके अंदर कितना सब्सटेंस उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती हो। तो हमें ऑप्शन क्या क्या दिया है? मास दिया है, देन वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है, तो टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता वहाँ पे, और एंथैल्पी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा सी आ गया यहाँ पे, टेम्परेचर को डिपेंड नहीं करता। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, सो टेम्परेचर, डेंसिटी एंड प्रेशर आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, while mass and volume are extensive property, क्योंकि वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करने वाले हैं, कितना सब्सटेंस है हमारा वो देखता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ CH3 CHOH CH2 CHO इज। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर निकालते हैं, CH3 है, देन CH को नीचे OH ग्रुप लगा है, देन CH2 है, और ये CHO यानी अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है हमारा, C डबल बॉन्ड OH। नंबरिंग दिया हमने, यहाँ पे अल्डिहाइड से मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा फर्स्ट नंबर उसको आएगी प्रायोरिटी, क्योंकि वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है हमारा। तो इसको नंबर दिया 1 2 देन 3 एंड 4। जो थर्ड नंबर है वहाँ पे OH है हमारा, यानी वो अल्कोहल है, बट इसको हम क्या बोलेंगे अभी? हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलेंगे। सो 3 हाइड्रोक्सी होगा वो। देन 4 कार्बन की चेन है, देखो यहाँ पे, तो 4 कार्बन का हमारा ब्यूटेन होता है, सो ब्यूटेन, और अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की वजह से हम उसे AL लिखने वाले हैं। सो इसका IUPAC नेम हो गया यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। Which group 16 element has the highest negative electron gain enthalpy? तो ऑप्शन दिया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलोरियम। तो 16 ग्रुप के एलिमेंट लिखता हूँ मैं पहले, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलोरियम। तो जनरली डाउन द ग्रुप हमारे पास ट्रेंड होता है क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है हमारा ऑक्सीजन और सल्फर में, ड्यू टू द साइज। ऑक्सीजन का साइज बहुत ही छोटा होता है, तो सल्फर इलेक्ट्रॉन ले सकता है इजीली, सल्फर हैविंग अ हायर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन।
देन सेलेनियम एंड टेलुरियम। तो हमारा सल्फर यहाँ पे आंसर आ जाएगा करेक्ट, ऑप्शन बी। तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हो यहाँ पे sulfur has a more negative electron enthalpy than oxygen. This is because oxygen is a small size, leads to high electron repulsion, making it harder to add an electron compared to the sulfur. इसलिए हमारा आंसर आ गया बी ऑप्शन, सल्फर। तो इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। तब इनका प्रैक्टिस कर लो।